जय महाराष्ट्र. आपण पाहत आहात स्मार्ट स्टडी महाराष्ट्र बोर्ड. तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं. बोर्ड एग्जाम्स में ना काल परिवर्तन का सवाल पक्का आता है और ये वो सवाल है जो आपको पूरे मार्क्स दिला सकता है. अब जरा स्क्रीन पर देखिए. ये एक टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन है. कलाकार मूर्ति बनाता है और इसे बदलना है पूर्ण भूतकाल में. क्या लगता है, क्या इसे 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं. जानते हैं इसका राज क्या है? राज पूरे सेंटेंस में है ही नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ आखिरी के 2 शब्दों में छिपा है. जी हां, आपको पूरा का पूरा वाक्य बदलने की कोई जरूरत नहीं है. तो चलिए आज काल बदलने के इसी सीक्रेट को समझते हैं. हम एक ऐसा सिंपल सा फॉर्मूला देखेंगे ना, जिससे काल परिवर्तन का कोई भी सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा. तो ये है हमारा एक्शन फॉर्मूला. देखिए, किसी भी सेंटेंस का टेंस, उसका काल उसके आखिर में छिपा होता है. बस 2 चीजों में, क्रिया मतलब वर्ब और सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब. अगर आपने इन दोनों को बदलना सीख लिया ना, तो समझिए काल परिवर्तन का पूरा खेल आपकी मुट्ठी में है. और इसे और भी सिंपल बनाने के लिए हम कलर कोडिंग का भी इस्तेमाल करेंगे. तो चले देखते हैं कि यह फॉर्मूला असल में काम कैसे करता है. हम इसे एक एक करके सभी मेन टेंसेस पर लगाकर देखेंगे. शुरुआत करते हैं वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस से. अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा. हमारा जो मेन वाक्य है छात्र पुस्तक, वो तीनों एग्जाम्पल्स में सेम है. बदला क्या? सिर्फ अंत. और अंत बदलते ही पूरा मतलब बदल गया. सामान्य वर्तमान में अंत है, ता है. अपूर्ण मतलब काम अभी चल रहा है तो रहा है. और पूर्ण में काम खत्म हो चुका है तो अंत हो गया, पर ही है. देखा है ना, एकदम सिंपल. बिल्कुल इसी तरह यही फार्मूला भूतकाल में भी काम करता है. बस यहां एक छोटा सा चेंज है. हेल्पिंग वर्ब है से बदलकर था हो जाती है. तो सामान्य भूतकाल में सिर्फ पढ़ी, अपूर्ण भूतकाल में पढ़ रहा था, और पूर्ण भूतकाल में जब काम पूरा हो चुका था तो पढ़ चुका था. अच्छा, अब भविष्यकाल की बात करें तो अरे ये तो और भी आसान है. इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना. बस वर्ब के साथ सब्जेक्ट के हिसाब से गा, गी या गे लगाना है. जैसे छात्र पुस्तक पढ़ेगा. अगर छात्रा होती तो सही, पढ़ेगी. और अगर प्लूरल होता जैसे वे, तो बन जाता वे पुस्तक पढ़ेंगे. तो हमारी मेन बात क्या हुई? यही कि वाक्य का अंत ही क्रिया का समय बताता है. अंत बदलो, काल बदलो. बस इस एक लाइन को दिमाग में बैठा लीजिए, काम हो गया. अब देखिए, फॉर्मूला जानना एक बात है, लेकिन पूरे मार्क्स लाने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं. चलिए देखते हैं कि स्टूडेंट्स अक्सर कहां चूक जाते हैं. पहली और सबसे आम गलती, जेंडर मिसमैच. अगर सब्जेक्ट मतलब कर्ता स्त्रीलिंग है जैसे लड़की, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग ही होगी. पकाता था यहां गलत है, सही होगा पकाती थी. सिंपल. दूसरी बड़ी गलती होती है वचन की, मतलब नंबर. अगर कर्ता बहुवचन है, प्लूरल है जैसे वे, तो क्रिया भी प्लूरल होगी. दौड़ता है तो सिंगुलर के लिए है, सही होगा दौड़ते हैं. तो क्रक्स ऑफ द मैटर क्या है? हमेशा सब्जेक्ट का जेंडर और नंबर जरूर चेक करना है. तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर. इस सारी जानकारी को इस्तेमाल करके एग्जाम में फुल मार्क्स कैसे लाएं? इसके लिए एक सिंपल सी 4 स्टेप स्ट्रैटेजी है. स्टेप 1, सबसे पहले सवाल में देखो कि किस टेंस में बदलना है. स्टेप 2, फिर उस टेंस का एक्शन फॉर्मूला याद करो. स्टेप 3, फॉर्मूला लगाओ पर सब्जेक्ट के जेंडर और नंबर का ध्यान रखते हुए. और फाइनली स्टेप 4, पूरा सेंटेंस फिर से लिखो और एक बार डबल चेक कर लो. एक बात और, ग्रामर का यह सवाल अक्सर 2 मार्क्स का होता है, और ये 4 स्टेप्स फॉलो करने से आपके ये 2 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, ये पक्का है. तो अब वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर. याद है, कलाकार मूर्ति बनाता है, इसे बदलना था पूर्व भूतकाल में. चलिए अपनी 4 स्टेप स्ट्रैटेजी लगाते हैं. ठीक है, टारगेट टेंस है पूर्ण भूतकाल. उसका फॉर्मूला है आ, ई, ए प्लस था, थी, थे. अब मूर्ति स्त्रीलिंग है तो हम यूज करेंगे ई प्लस थी. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? कलाकार ने मूर्ति बनाई थी. देखिए हो गया ना फॉर्मूले से एकदम परफेक्ट. तो काल बदलना तो अब आ गया, पर क्या वाक्य का वाच्य मतलब वॉइस बदलना आता है? कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं? बस यही होगा हमारा अगला पड़ाव. अब हम देखेंगे अलंकार. तो ये अलंकार होते क्या हैं?
देखिए, बहुत आसान है। जैसे हम सुंदर दिखने के लिए गहने पहनते हैं, ठीक उसी तरह कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का इस्तेमाल होता है। ये भाषा को सजाने का एक तरीका है जिससे कविता और भी असरदार और खूबसूरत लगने लगती है। चलिए अलंकारों के प्रकार को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार की एक खास बात है, यहां दो अलग अलग चीजों की तुलना नहीं की जाती, बल्कि उन्हें एक ही मान लिया जाता है। मतलब जिसकी बात हो रही है और जिससे उसकी तुलना की जा रही है, दोनों में कोई फर्क ही नहीं छोड़ा जाता, दोनों को एक बना दिया जाता है। अब ये उदाहरण देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहां ऐसा नहीं कहा जा रहा कि राम रत्न जैसे हैं, नहीं, यहां तो सीधे सीधे राम को ही रतन यानी रत्न रूपी धन मान लिया गया है। राम और रतन एक हो गए हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। चरण सरोज पखारन लागा। इस पंक्ति में चरण को सरोज यानी कमल ही बता दिया गया है। ये नहीं कहा कि चरण कमल जैसे हैं, बल्कि उन्हें चरण कमल ही मान लिया गया। दोनों के बीच का अंतर ही खत्म कर दिया गया। तो याद रखिए, रूपक में होती है एक रूपता। तो रूपक में तो चीजें एक हो जाती हैं, पर उपमा अलंकार में क्या होता है, चलिए देखते हैं। उपमा अलंकार में हम सीधी सीधी तुलना करते हैं। यहां हम कहते हैं कि एक चीज दूसरी चीज जैसी है क्योंकि शायद उनका रूप, गुण या कोई और बात एक जैसी है। यहां तुलना का भाव बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। ये उदाहरण देखिए, सारी बात साफ हो जाएगी। हरिपद कोमल कमल से। यहां भगवान के पैरों यानी हरिपद की कोमलता की तुलना कमल से की गई है। और ये जो शब्द है से, यही पूरी कहानी बता रहा है। इसका मतलब है हरि के पद कमल के जैसे कोमल हैं। उन्हें कमल माना नहीं गया, बस तुलना की गई है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। देखिए, रूपक में हम कहते हैं मुख कमल है, यानी मुख और कमल एक ही हैं। पर उपमा में हम कहते हैं मुख कमल सा है। यह सा शब्द ही तुलना को दिखाता है। बस इतना ही फर्क है, एक में एक रूपता, दूसरे में तुलना। चलिए अब थोड़ा कल्पना की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को। उत्प्रेक्षा अलंकार में सब कुछ कल्पना पर आधारित है। यहां एक चीज में दूसरी चीज होने की संभावना जताई जाती है। मतलब हम ऐसा मान लेते हैं कि मानो ऐसा हो रहा है, भले ही असल में वैसा ना हो। और अच्छी बात यह है कि उत्प्रेक्षा को पहचानना बहुत आसान है। कविताओं में अक्सर मानो, जानो, मनु, जनु जैसे शब्द आते हैं। ये शब्द सीधे सीधे इशारा करते हैं कि यहां कल्पना की जा रही है। तो जहां भी ये शब्द दिखें, समझ जाइए कि वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस उदाहरण को देखिए, यहां किसी का शरीर गुस्से से कांप रहा है। ये सच है, पर कवि कल्पना कर रहा है कि वो कैसा लग रहा है। वो कह रहे हैं मानो हवा के जोर से कोई सोता हुआ सागर जाग गया हो। यहां मानव शब्द ने कांपते शरीर में जागते हुए सागर की कल्पना को जोड़ दिया है। अब तैयार हो जाइए एक ऐसे अलंकार के लिए जिसमें बात को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। इसका नाम ही इसका मतलब बताता है, अतिशय उक्ति, यानी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। जब किसी चीज के बारे में इतना बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। यहां बताया गया है कि सामने बहुत बड़ी नदी थी। महाराणा प्रताप सोच ही रहे थे कि घोड़ा पार कैसे जाएगा, और उनके सोचने भर में चेतक नदी के उस पार पहुंच भी गया। अब ये तो ऐसी बात है जो असल में होना नामुमकिन है। इसी को अतिशयोक्ति कहते हैं। और अब हम आते हैं अपनी आखिरी अलंकार पर, दृष्टांत अलंकार, जो उदाहरण देकर बात को साबित करता है। दृष्टांत का सीधा सा मतलब होता है उदाहरण या मिसाल। इसमें पहले एक बात कही जाती है और फिर उस बात को सच साबित करने के लिए उससे मिलती जुलती एक और बात उदाहरण के तौर पर बताई जाती है। यह दोहा दृष्टांत का सबसे अच्छा उदाहरण है। पहली लाइन में कहा गया है कि लगातार अभ्यास करने से एक मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। अब इस बात को साबित कैसे करें? तो दूसरी लाइन में उदाहरण दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे कुएं पर रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। देखा, उदाहरण ने पहली बात को एकदम पक्का कर दिया।
इन सभी अलंकारों को समझने के बाद अब सबसे जरूरी बात, परीक्षा में इन्हें पहचानेंगे कैसे। चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर किसी लाइन में सा, सम या जैसा जैसे शब्द दिखें तो वो उपमा है। अगर मानो या जानो दिखें तो वो उत्प्रेक्षा है। जहां कोई तुलना वाला शब्द ना हो और दो चीजों को एक ही बता दिया जाए वो रूपक है। जहां बात सच लगने से परे हो, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो, वो अतिशयोक्ति है। और आखिर में जहां एक बात को साबित करने के लिए मिसाल दी गई हो, वो दृष्टांत है। तो अगर इन मुख्य भेदों और उनकी पहचान के इन छोटे छोटे तरीकों को ठीक से समझ लिया जाए तो परीक्षा में अलंकार से जुड़ा कोई भी सवाल हल करना काफी आसान हो जाता है। अलंकार के इन नियमों को समझने के बाद अब हम छंद की संरचना पर ध्यान देंगे। अब हम देखेंगे रस। तो आज हम रस को समझने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि रस का मतलब क्या है, फिर इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, और आखिर में सबसे जरूरी, एग्जाम में इसे पहचानना कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रस के अर्थ की। तो ये रस आखिर होता क्या है। देखिए बहुत आसान शब्दों में, जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं या कोई कहानी सुनते हैं तो हमारे मन में एक फीलिंग, एक भाव जगता है ना। कभी खुशी होती है, कभी दुख, कभी गुस्सा आता है। बस उसी भाव को, उसी फीलिंग को साहित्य में रस कहते हैं। ये समझिए कविता की आत्मा होती है। ठीक है, तो अब जब हमें इसका मतलब पता चल गया है तो ये देखते हैं कि रस कितने तरह के होते हैं। साहित्य में ना कुल 11 तरह के रस माने गए हैं और हर रस का एक स्थायी भाव होता है, मतलब एक कोर इमोशन। इसमें सबसे पहला और सबसे प्रमुख है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है प्रेम या रति। अब श्रृंगार रस भी आप समझिए दो तरह का होता है। एक है संयोग श्रृंगार, जहां नायक नायिका के मिलन की खुशी होती है, और दूसरा है वियोग श्रृंगार, जिसमें उनके बिछोड़ने का दुख होता है। संयोग श्रृंगार को इस उदाहरण से समझते हैं। एक जंगल है तेरी आंखों में जिसमें मैं खो जाता हूं, तो किसी रेल से गुजरती है मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। देखिए इन पंक्तियों में मिलने का जो रोमांच है, जो जुड़ाव है, वो कितना साफ महसूस हो रहा है। अब इसके बिल्कुल उलट वियोग श्रृंगार का उदाहरण देखिए। तो बिछड़न कहती है बिछड़े तो जी ना पाएंगे। यहां पर देखिए बिछड़ने का दर्द, अलग होने की जो पीड़ा है, वो सीधे सीधे व्यक्त हो रही है। ठीक है, तो श्रृंगार रस के बाद अब हम दूसरे रस पर आते हैं, शांत रस। इसका स्थायी भाव है शांति या निर्वेद, मतलब जब मन दुनिया से हटकर एकदम शांत हो जाए। कबीर का ये दोहा इसे बहुत खूबसूरती से बताता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाही। यहां मैं यानी अहंकार के मिटने और ईश्वर के मिलने की बात हो रही है, जिसे पढ़कर मन में गहरी शांति का अनुभव होता है। चलिए अब बात करते हैं करुण रस की। इसका स्थायी भाव है शोक यानी बहुत गहरा दुख। इसका एक उदाहरण है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ये पंक्तियां पढ़कर ही महसूस होता है कि जीवन में कितना दुख है, एक ऐसा शोक जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। यही करुण रस है। अगला रस बहुत मजेदार है, हास्य रस। नाम से ही साफ है, इसका स्थायी भाव है हास यानी हंसी। इसका उदाहरण देखिए कितना मजेदार है। मैं इतना शूरवीर हूं कि कागज मरोड़ सकता हूं, अगर ज्यादा गुस्सा आ गया तो पापड़ तोड़ सकता हूं। अब ऐसी वीरता की बात सुनकर तो हंसी आ ही जाएगी, है ना। यही हास्य रस है। चलिए अब कुछ और रसों को एक साथ देख लेते हैं। पांचवा है वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। फिर है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस, जैसा कि नाम है, इसका स्थायी भाव है भय। और आठवां है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा। और आखिर के 3 रस हैं, अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है आश्चर्य। फिर है वात्सल्य रस, जिसमें माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम दिखता है। और 11वां है भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है देवरति यानी ईश्वर के लिए प्रेम। तो ये थे हमारे 11 रस। अब इनके बारे में जानना तो ठीक है, पर एग्जाम में इन्हें पहचानेंगे कैसे, ये सबसे जरूरी स्किल है। चलिए अब इसी पर बात करते हैं।
अक्सर ना स्टूडेंट्स करुण रस और वियोग श्रृंगार में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए, ये बहुत जरूरी है। करुण रस में जो बिछड़ना होता है वो परमानेंट होता है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाना, वहां मिलने की कोई उम्मीद नहीं बचती। लेकिन वियोग श्रृंगार में बिछड़ना टेम्पररी होता है और मन में हमेशा एक उम्मीद रहती है कि वो फिर से मिलेंगे। तो एग्जाम में रस पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, बस 3 स्टेप्स फॉलो करें। पहला, कविता को ध्यान से पढ़ें और यह महसूस करें कि उसे पढ़कर मन में मेन फीलिंग क्या आ रही है। दूसरा, उस फीलिंग को उसके सही स्थायी भाव से कनेक्ट करें। और तीसरा, बस उस स्थायी भाव के आधार पर रस का नाम लिख दें। इतना ही करना है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि इस आसान से तरीके को अपनाया जाए ताकि कोई गलती ना हो। तो रस पर हमारी आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। रस की ये जो समझ हमने बनाई है ये आगे बहुत काम आने वाली है, क्योंकि अब हम व्याकरण में अपने अगले अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे मुहावरे। तो चलिए, मुहावरों के उदाहरण देखने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये मुहावरा होता क्या है, इसका मतलब क्या है और क्यों ये इतना खास है। तो देखिए, मुहावरा मतलब एक ऐसा वाक्यांश या अकेले शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपने सीधे साधे अर्थ को छोड़कर एक बिल्कुल अलग एक विशेष अर्थ देता है। और यही तो इसकी खूबी है, ये हमारी भाषा को और भी सुंदर और प्रभावशाली बना देता है। तो ठीक है, अब जब हम समझ गए हैं कि मुहावरा क्या है, तो चलिए कुछ बहुत ही जरूरी मुहावरों पर नजर डालते हैं। ये वो मुहावरे हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनके अर्थ और वाक्य प्रयोग दोनों को ही हम अच्छे से समझेंगे। चलिए सबसे पहले मुहावरे से शुरू करते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब होता है भाई अपना काम निकालना या अपना मतलब साधना। दूसरा है दिन दूना रात चौगुना बढ़ना, ये तो बहुत कॉमन है, इसका मतलब होता है बहुत तेजी से तरक्की करना। और फिर है अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी जब दिमाग काम करना बंद कर दे, जब कोई इंसान मुश्किल में समझदारी से काम ना ले पाए। आगे देखते हैं, आंखों में धूल झोंकना, इसका सीधा सा मतलब है धोखा देना। फिर है आंखें बिछाना, जिसका अर्थ है किसी का बहुत प्रेम से बहुत दिल से स्वागत करना। और तीसरा, कंगाली में आटा गीला होना, मतलब एक तो पहले से ही मुसीबत थी और ऊपर से एक और आ गई। इन मुहावरों को देखिए, ये अपने आप में एक पिक्चर बनाते हैं। जैसे गोबर करना, मतलब कोई अच्छा भला काम था और उसे बिगाड़ दिया। फिर है गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी पुरानी बीती हुई बुरी बातों को फिर से कुरेदना। और कटे पर नमक छिड़कना, मतलब कोई दुखी है और उसे और परेशान करना। अब ये वाले देखिए, 1 और 1 11 होना, ये दिखाता है कि एकता में कितनी शक्ति होती है। फिर आता है घाट घाट का पानी पिया होना, ये उस इंसान के लिए कहा जाता है जिससे बहुत ज्यादा अनुभव हो। और चांदी करना का मतलब तो है भाई खूब फायदा कमाना। अच्छा, ये मुहावरे हमारे व्यवहार और भावनाओं को दिखाते हैं। जैसे जहर का घूंट पीना, मतलब कोई अपमान करे और उसे चुपचाप सह लेना। तिल का ताड़ बनाना, मतलब किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना। और फूंक फूंक कर पांव रखना, इसका अर्थ है बहुत ज्यादा सावधानी से कोई काम करना। चलिए कुछ और मुहावरे देखते हैं। 4 चांद लगाना, मतलब किसी चीज की शोभा और बढ़ा देना, उसे और सुंदर बना देना। दूसरा है कोल्हू का बैल, ये उस व्यक्ति के लिए है जो दिन रात बस कड़ी मेहनत करता रहता है। और चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब है कि जो दोषी होता है वो अपने व्यवहार से ही पकड़ा जाता है। और ये रही हमारी इस लिस्ट की आखिरी 3 मुहावरे। दाल न गलना, मतलब कोई उपाय या कोई तरकीब काम नहीं आई। फिर है 5 उंगलियां घी में होना, मतलब हर तरफ से लाभ ही लाभ होना। और आखिर में बात का धनी होना, यानी जो वचन का पक्का हो, जो अपनी कही हुई बात हमेशा निभाए। ठीक है, तो हमने मुहावरे और उनके अर्थ तो समझ लिए, लेकिन अब बात आती है परीक्षा की। एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर करने के लिए इन्हें सही तरीके से लिखना भी तो आना चाहिए। तो अब हम उसी पर बात करेंगे। तो ये रहा सबसे बड़ा सवाल, आखिर परीक्षा में मुहावरों के लिए पूरे अंक कैसे मिले? इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना है। स्टेप 1, सबसे पहले मुहावरे का एकदम सटीक अर्थ लिखिए। स्टेप 2, उसके बाद एक अच्छा मीनिंगफुल वाक्य बनाइए। और स्टेप 3, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाक्य में मुहावरे का ही प्रयोग करना है, उसके अर्थ का नहीं।
इस एक बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पर होती हैं। मैं फिर से दोहरा रही हूं, वाक्य में हमेशा मुहावरे का प्रयोग करना है, उसके अर्थ का नहीं। अच्छा, अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। ये वो गलती है जो अक्सर हो जाती है। देखिए, चोर ने पुलिस को धोखा दिया। ये वाक्य ग्रामेटिकली सही है, पर मुहावरे के प्रयोग के हिसाब से गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने मुहावरे का अर्थ इस्तेमाल कर लिया। सही तरीका है, चोर ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकी। यहां हमने सीधे सीधे मुहावरे का ही इस्तेमाल किया है। तो बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और फिर देखिए, मुहावरों में पूरे अंक पक्के हैं। अच्छा, तो ये तो बात हुई मुहावरों की। हमारी इस ग्रामर सीरीज में अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले जरूरी टॉपिक को देखेंगे। चलिए व्याकरण के एक बहुत जरूरी टॉपिक को समझते हैं, वाक्य शुद्धिकरण, और देखते हैं कि इसमें पूरे अंक कैसे हासिल किए जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी वाक्य को शुद्ध करने का सही तरीका क्या है। देखिए, सिर्फ नियम जानना ही सब कुछ नहीं होता। असली बात तो यह है कि परीक्षा के दबाव में उन नियमों को लागू करने के लिए हमारे पास एक भरोसेमंद मेथड हो। और अगर हमारे पास एक सिस्टमैटिक तरीका हो तो यकीन मानिए कोई भी गलती बचकर नहीं जा सकती। आज हम वही तरीका बनाने जा रहे हैं। तो चलिए अपनी मेन स्ट्रैटेजी पर आते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल 3 पॉइंट चेक है जो किसी भी वाक्य पर काम करेगा। ये हमारे लिए एक रोड मैप की तरह है। सबसे पहले कर्ता और क्रिया का कनेक्शन देखेंगे, उसके बाद व्याकरण का मेल यानी जेंडर, नंबर वगैरह, और आखिर में शब्दों का सही इस्तेमाल और वाक्य की बनावट को जांचेंगे। तो हमारा पहला चेक पॉइंट है किसी भी वाक्य की सबसे बुनियादी कड़ी को जांचना, यानी सब्जेक्ट और वर्ब, कर्ता और क्रिया के बीच का रिश्ता। कर्ता और क्रिया का संबंध समझिए जैसे किसी मशीन के गियर्स होते हैं। अगर वो मेल नहीं खाएंगे तो पूरा वाक्य ही गड़बड़ा जाएगा। जैसे ये अशुद्ध वाक्य देखिए, छात्र मैदान में खेलता है। अब यहां कर्ता छात्र बहुवचन है तो क्रिया भी तो बहुवचन होनी चाहिए, है ना। इसलिए सही वाक्य होगा छात्र मैदान में खेलते हैं। तो नियम एकदम सीधा है, क्रिया हमेशा कर्ता के वचन के हिसाब से चलेगी। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, और अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। चलिए अब दूसरे चेक पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करता है। इसमें हम ये पक्का करेंगे कि वाक्य के सारे हिस्से लिंग, वचन और काल में एक दूसरे से सहमत हों। लिंग का मेल बिल्कुल पजल के टुकड़ों जैसा है, उन्हें एकदम सही से फिट होना चाहिए। अब ये अशुद्ध वाक्य देखिए, लेखिका ने एक पुस्तक लिखा। यहां लेखिका स्त्रीलिंग है और कर्म पुस्तक भी स्त्रीलिंग माना जाता है, तो जाहिर है क्रिया लिखा की जगह लिखी होनी चाहिए। तो सही वाक्य है लेखिका ने एक पुस्तक लिखी। यही वो नियम है जो वाक्य में एक सामंजस्य, एक हार्मनी बनाए रखता है। क्रिया का लिंग और वचन अक्सर कर्ता या कर्म से मेल खाना ही चाहिए, इससे वाक्य साफ और सही लगता है। वचन का मेल वाक्य में संतुलन बनाने जैसा है। एक असंतुलित वाक्य है, मेज पर कई किताब रखा है। यहां कई शब्द से ही पता चल रहा है कि बात बहुवचन की हो रही है, तो संज्ञा किताब को किताबें और क्रिया रखा है को रखी हैं में बदलना होगा। अब देखिए संतुलित वाक्य, मेज पर कई किताबें रखी हैं। इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो क्रिया को भी उसे फॉलो करना ही होगा। और अब आते हैं हमारी आखिरी जांच पर। इसमें हम बारीक डिटेल्स पर ध्यान देंगे कि सही शब्दों का इस्तेमाल हुआ है या नहीं और उन्हें सही क्रम में रखा गया है या नहीं। एक ही बात को 2 बार कहने से वाक्य उलझ जाता है और कुछ नहीं। जैसे ये वाक्य देखिए, वह लगभग करीब पहुंच गया था। यहां लगभग और करीब दोनों का मतलब तो एक ही है, तो हमें सिर्फ एक की जरूरत है। सही वाक्य होगा वह लगभग पहुंच गया था। और ये साफ सुथरे लेखन का एक बड़ा सिद्धांत है, वाक्य को सटीक बनाने के लिए फालतू शब्दों से बचना चाहिए। शब्दों का गलत क्रम पूरे मतलब को बिगाड़ सकता है। जैसे ये अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध गाय का घी यहां मिलता है। इसको पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे गाय शुद्ध है, जबकि घी के शुद्ध होने की बात हो रही है। तो शब्दों को सही जगह पर रखना होगा। सही वाक्य बनेगा, यहां गाय का शुद्ध घी मिलता है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि वाक्य में शब्दों का क्रम लॉजिकल होना चाहिए।
जो विशेषण जिस संज्ञा के लिए है उसे उसी के पास रखें। अच्छा, अब जब हमारे पास ये तरीका है तो चलिए उन आम गलतियों को देखते हैं जिनमें अक्सर छात्र परीक्षा के दौरान फंस जाते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे बड़ी गलती होती है अंदाजा लगाना। हमें अपनी 3 पॉइंट चेक का इस्तेमाल करके पहले गलती को सही से पहचानना है। दूसरी आम गलती है क्रिया के रूप यानी उसके काल या लिंग पर ध्यान न देना। कुछ लोग वाक्य को इतना ज्यादा बदल देते हैं कि उसका असली मतलब ही खो जाता है, जिसे हम ओवर करेक्टिंग कहते हैं। और आखिर में कभी कभी एक अधूरा वाक्य भी सही लग सकता है, तो हमेशा ये जरूर जांचें कि वाक्य पूरा हो। इस सिस्टमैटिक तरीके को लगातार अपनाने से ही परीक्षा में ये अंक पक्के हो सकते हैं। यही सबसे भरोसेमंद तरीका है। तो इस जांच के तरीके को ध्यान में रखते हुए अब ये सोचना है कि जब हम अपनी तैयारी जारी रखेंगे तो व्याकरण के दूसरे टॉपिक्स पर भी इसी तरह का एक सिस्टमैटिक अप्रोच कैसे लागू किया जा सकता है।